अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा साहब माशाल्लाह इनके प्रोग्राम लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरा हाथ 2 प्रोग्राम किए चीमा साहब आपके साथ, तीन प्रोग्राम किए, लोगों ने बड़ा तारीफ की है। चीमा साहब क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस मौला का। दिल तो दुखी है, बस क्या हाल बताएं आप। जब अच्छा, पाकिस्तान में आग लगी हुई है तो फिर दिल क्या हो, सुकून में क्या हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये किस तरह बनते हैं, कौन इन्हें मुंतखब करता है और कहां से मंजूरी आती है? मैंने कहा आज आपसे ये पूछते हैं। आज आपने ये सवाल करके मेरी दुखती रग पे हाथ डाल दिया है, यकीन जानो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी सारी जिंदगी मेरे ऑफिसर्स में गुजरी है। मैं खुद भी एक ब्यूरोक्रेट रहा हूँ और मेरे आर्मी में सारे मेरे भाई अजीज सारे आर्मी में हैं और आर्मी एयरफोर्स में मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है। मैंने ऑफिसर मैस में बड़े खाने खाए हैं और अपने घरों में निजी महफिल में बड़ी स्टोरियां सुनी हैं। तो मैं ये आपने सवाल किया, इतना अहम सवाल है कि मेरा हर पाकिस्तान में 90% लोगों को इसका इल्म नहीं होगा और रिटायर फौजी भी ये बताने से गुरेज करते जो मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन जानो, मगर उससे पहले एक छोटा आपको हिंट बता दूं कि मैं वैसे किताब तो लिखूंगा जिसमें सारे वाकयात जिंदगी के होंगे। उसमें इटली में इनका कारोबार है नवाज शरीफ का, जो आज तक किसी स्वामी को नहीं पता कि ये जिस तरह इनका कतर में बैठा हुआ है ना मैनेजर सैफुर रहमान, ये मैनेजर है, ये उसका कारोबार सैफुर रहमान का नहीं है कतर में, ये नवाज शरीफ का है। जिस तरह दूसरे मुल्कों में जो फैला हुआ है ना, वहां इन्होंने अपने अपने बंदे बैठाए हुए हैं। वो इटली में भी मेरे दोस्त हैं जो इनका कारोबार करते हैं और जिनके पास मेरी तरह खाने को शायद 25 पैसे का चने का डब्बा भी नहीं होता था, तो वो आज बड़े अरबोंपति हैं। वो मियां नवाज का पैसा सारा, तो ये बुराई करने जाते हैं इनके बेटे उधर। ये खुद भी कई दफा खुफिया 3-4 दफा जा चुके हैं वहां। तो एक तो ये है, और दूसरे वाक्य बताऊंगा आपको कि कोरिया में डिप्लोमेट ने मुझे क्या राज बताए पाकिस्तान के बारे में, फिर फौज में क्या होता है ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इटली में सफारत खाने में क्या होता था, किस तरह लोग आते हैं, वो मेरे पास एक बड़ी स्टोरी है। और इटली प्रेस क्लब में मुझे खरीदने की कोशिश की गई जब मैंने अपनी किताब के अंदर 12 नाम की गजल लिखी थी इटली में, तो मैंने सुनाई इटालियन प्रेस क्लब में, तो वहां मुझे खरीदने की कोशिश की गई। सिर्फ एक कॉलम लिखने के ऊपर मुझे इतना पैसा मिलना था कि मेरी सारी जिंदगी 60 साल की कमाई एक तरफ और वो पैसा एक तरफ, यानी इतना। और ये वाकयात होते हैं और एम्बेसी में लोगों को खरीदा जाता है, जिस तरह हुसैन खानी को खरीदा गया, हमारे क्लर्कों को खरीदा जाता है, ब्यूरोक्रेट तो हमारे एक मामूली सी बात है ना। तो ये नवाज शरीफ जो है ना, इसका वाकया है एक जहाज का, वो मैं सुनाऊंगा आपको कि किस तरह हमीद निजामी और मैं एक जहाज में सफर कर रहे थे। मैं हमीद निजामी के साथ था उस वक्त। मैं हमीद निजामी के जो पांव दबाया करता था मैंने के सीखने के लिए उनसे, तो इस्लामाबाद से लाहौर हम आ रहे थे। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला थे उस वक्त। तो वो आपको हैरान होंगे कि वो सुन के कि ये चोर और चक्के झूठे और इतनी बड़ी माफिया है, इतने बड़े मक्कार और धोखेबाज हैं कि आप सोच के हैरान रहेंगे इनके वाकया सुनेंगे। तो जुनेजो को भी ये डैडी कहते थे, जिया को भी डैडी कहते थे, और किस तरह इन्होंने धोखा दिया जुनेजो को आप सोच भी नहीं सकते। और फिर उस सहाफी का आपको वाकया याद है कि जिस गोरी औरत को ये कह रहा था कि अपना मैं तुम्हें मोबाइल लेके देता हूँ, मेरे साथ दोस्ती कर लो। अगर ये पता ही नहीं कि तुम वजीर आज़म की कुर्सी पे हो, जो जिस गोरे के साथ तुम हाथ मिला रहे हो उसने तुमसे पाकिस्तान के राज लेके वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जील करना है, यानी कि इतनी सेंस ही नहीं है। और ये इश्क लड़ाते हैं। इनकी इश्क की दास्तान तो खैर माशाल्लाह, जब ये वजीर खजाना थे पंजाब के नवाज शरीफ, वो इनके बाप के भी दास्तानें हैं, इसकी भी दास्तानें हैं, शरीफ खान शोबाज की बड़ी इश्क की दास्तानें हैं। बड़ी इन्होंने इश्क लड़ाए बड़े बड़े। और बस हर एक को पता है। मैं इस पे किताब लिखने लगा हूँ और इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा। और किस तरह ये जजों को खरीदते हैं, ब्यूरोक्रेटों को खरीदते हैं, जर्नलों को खरीदते हैं, ये भी एक बहुत बड़े मामला है। आज मैं आपको जो बात की तरफ आपने इशारा किया है, सवाल किया है, उसकी तरफ आता हूँ कि किस तरह फौज के अंदर ये सारे मामला होते हैं जी। तो एक तो मेरी जान ये बात नोट करें कि फौज के अंदर हमारा चीफ ऑफ स्टाफ जो जर्नैल है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं बनता। ये शुरू से आज तक हो रहा है। और दूसरी बात उसमें यह है कि ये नवाज शरीफ की लड़ाई किसी बात पे थी, जरदारी की बात पे लड़ाई किसी बात पे थी, इमरान खान की लड़ाई भी इसी बात पे आके रुकी कि हर जो आने वाला जो वजीर आज़म है ना, वो चाहता है कि मैं अपनी मर्जी का जो है ना चीफ ऑफ आर्मी साहब लगाऊं। मगर आर्मी के अंदर जो मामला है ना, वो है वो जब ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं ना, तो ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो वहां इनका मामला जो है ना वो सारा
जवानी में वो अमेरिका की एक सोच है, पेंटागन की एक सोच है, वो 50 साल पहले काम करते हैं, जो 50 साल बाद उन्होंने काम करना होता है, वो उनकी प्लानिंग लंबी होती है। तो वो नौजवानों को, ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट हूँ या एसपी अफसर के रैंक हूँ, पुलिस में हूँ या आर्मी के हूँ, ये सारे के साथ मामला होता है। मगर आर्मी का स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ कि इन ऑफिसर्स को खरीदने के लिए इनके इर्द गिर्द जाल बुना जाता है। ये वो स्टोरी है जो आपको हर आदमी नहीं बताएगा और नहीं बताएगा। क्यों? ये अंदर के लोग जो है ना, जो हम निजी महफिल में बैठते हैं, ये रिटायर फौजी भी आपको नहीं बताएगा उनके साथ क्या होता है। ये जब होटलों में ठहरते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है दूसरे मुल्कों में, खसूसन यूरोप, यूके में और अमेरिका में, और ये इनको वो जब ट्रेनिंग के बाद इनको होटलों में ठहराया जाता है ना, वहां इनके साथ जो मामला किए जाते हैं, इनकी इजाशी के सामान किए जाते हैं, वहां इनको वो वीडियो बना ली जाती है। उन वीडियो के तहत फिर इनको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर इनको खरीदा जाता है। मगर उनमें चंद एक को जिनको सोचा होता है कि ये आदमी जो है ना हमारे काम आएगा, उसके लिए एक टारगेट मुतय्यन किया जाता है कि इसको आइंदा पाकिस्तान का जो है ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद इसको चीफ ऑफ आर्मी साहब बनाना है। और होता क्या है, फिर उसके साथ मामला तय किए जाते हैं। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ फिसल जाते हैं। फिर जो जिस तरह उनके साथ मामला तय होते हैं ना, वो कर दिए जाते हैं, क्योंकि बिकने के कई तरीके होते हैं। जन, दार और जमीन, तीनों चीजें जो है ना इसमें शामिल होती हैं। और मैं आपको इस तरफ आता हूँ कि इमरान खान की लड़ाई इस चीज के ऊपर क्यों हुई कि इमरान खान का झुकाव भी जनरल फैज की तरफ था, और जनरल फैज वो शख्स है जिससे अमेरिका और इंडिया नफरत करता है। और जब अफगानिस्तान से शिकस्त हुई तो अमेरिका को सबसे बड़ा गुस्सा जो है ना वो जनरल फैज पे था, और जनरल फैज की शिकायत जनरल बाजवा से लगाई गई, और इमरान खान का झुकाव उस तरफ था। और ये भी 90% मैं आपको कह रहा हूं कि इन 4-5 बंदों से जो मेजर था ना बंदा, हाँ जी, नंबर 1 पे वो जनरल फैज ही था, जो जिसको इमरान खान ने लगाना था। वो एक और भी है, मगर इसके ऊपर ज्यादा झुकाव था। और जिसके ऊपर जनरल बाजवा को कंसर्न थे, इसको वो चीफ आर्मी स्टाफ नहीं दिखा रहे। क्यों? अमेरिका नहीं चाहता था जी। अब अमेरिका की सोच ये थी कि ये शख्स को अगर चीफ आर्मी स्टाफ मान गया, इमरान खान को अगर पूरी छुट्टी दे दी गई, तो ये तो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल फैज जैसे लोगों को बना देगा, जनरल फैज नहीं बनेगा या दूसरा बन जाएगा, मगर जेन अमेरिका का खराब होगा। अब इंडिया भी नफरत करता है उससे और अमेरिका भी नफरत करता है। और जनरल बाजवा की लाइन तो मिली हुई, क्योंकि जनरल बाजवा जो आए वो उसकी पीछे स्टोरी है कि वो जिस तरह एक जनरल जो है ना दूसरे जनरल की सिफारिश करता है, जाने वाला जनरल जो नेक्स्ट जनरल होता है ना उसकी सिफारिश उसी बेस पे करता है जिस बेस पे अमेरिका चाहता है। ये एक लड़ी है, एक लड़ी प्रोई है तस्वीर की कि किसने आना है, किसने जाना है। वजीर आजम उसके अंदर जरा भी मुदाखलत नहीं कर सकता, करेगा तो कुर्सी से जाएगा। नवाज शरीफ इसीलिए कुर्सी से गया कि उसने थोड़ी सी अपनी मर्जी करनी चाहिए, कि वो खिलाफत चाहता था कि अपना मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी ले आऊं, अपना खलीफा बन जाऊं सऊदिया की तरह। वो चाहता था, खिलाफत चाहता था कि पूछ मेरा खानदान हुकूमत करे, तो वो उसके आगे रुकावट बन गया। अब होता तो ये है कि एक लाइन है, एक सिस्टम है, वो स्टेट का अमेरिका उसमें जो है ना वो पूरा कंसर्न होता है। हर जनरल जो है आता है ना, वो पहले दूसरे को नॉमिनेट करता है कि इसको लेना है। वो किसकी मर्जी से लेता है? वो अमेरिका की मर्जी से लेते हैं कि इसने पहले, आपने जाने से पहले इसका रास्ता हमवार करके जाना है। फिर उससे क्या होता है कि अमेरिका की पॉलिसी उसी तरह चलती रहती है जिस तरह वो चाहता है। अगर एक भी चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका की मर्जी के खिलाफ आ जाए तो अमेरिका का तो मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए ये एक लड़ी है जो पूरी ब्यूरोक्रेसी को छोड़ो, उसमें तो बिकने वाले और हुसैन कहानी जैसे लोग उनको मिल जाते हैं बहुत ज्यादा। अभी भी पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट भी गद्दार हैं, जनरलों में भी हैं, आर्मी में भी हैं और पुलिस में भी हैं। जो जिसने बाहर ट्रेनिंग की है ना, उसमें 90% से 10% लोग ऐसे हैं जो बेच के आते हैं। यानी जितने जाते हैं ना बाहर ट्रेनिंग के लिए, 10% बेच के आ जाते हैं। उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। वो या तो अमेरिका के लिए काम करेंगे या फिर अपनी सीट से हाथ धोएंगे। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, उनके पास मेरा ख्याल काफी टाइम हो गया। अच्छा, फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि अब यहाँ भी ये सूरत बनी जब, तो जनरल बाजवा साहब तो नहीं चाहते थे, सीधी सी बात है, तो यहाँ फटा पड़ गया। अब उनको फारग करने के लिए, अब मुझे ये भी मैं आपको बता दूं कि उनको जनरल फैज को फारग भी कर दिया जाएगा नवंबर में। क्यों? कि जब उनको सौदे से हटा के वापस कोर्ट लगाया गया तो इस बेस पे लगाया गया था कि इसको इसमें शामिल करते हैं और इसको छुट्टी कराते हैं। यानी नवंबर को वो जब वो
4 बंदे जो 5 बंदे लिस्ट में आएंगे, उनमें से एक दो को छोड़ के बाकी को छुट्टी करा दी जाएगी जी। तो उनमें ये सिर्फ इसलिए जाल बुना गया कि सारा को तमाशा जनरल फैज को उधर से इधर लाया गया, कोर्टमंडल बनाया गया ताकि इसको फौज से फारिग कर दिया जाए जी। तो ये सब कुछ अमेरिका की मर्जी से हुआ और इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। चलें, फिर आपसे सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज बहुत शुक्रिया, आपने काफी टाइम दिया, काफी मालूमात लोगों को मिलेगी। ठीक है जी चीमा साहब, शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। मैं इंशाल्लाह फिर आपको जी जरूर 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 जरूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह।